अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। सेकेंड एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। मेरा नाम है अमन बहल। इस क्लास को मैं लेकर के आता हूँ शाम में, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ग्रामर को, वोकैब को और कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव कर सकें, अपने आप को इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर ला सकें। क्लास में सब चीज़ें बेसिक से होती हैं। आज का जो ये आर्टिकल लिखा गया है ये मिक्स है साइंस और इकोनॉमिक्स का। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं बजट में, ताकि देश में साइंस को, विज्ञान को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी के। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। शाम को इसी वक्त मंडे टू फ्राइडे आपको ये क्लास मिलती है। मेरी क्लासेस के सभी नोट्स, सभी पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर। आपको सर्च करना है टेलीग्राम में @योर इंग्लिश ट्यूटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सही वाला ज्वाइन करना, 27-28 हज़ार जिसमें लोग हैं। और इन क्लासेस के साथ साथ अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐप पे मिलेगा आपको राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें 50 से 60 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, आंसर राइटिंग से लेकर के एसे, प्रेसी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे तक, बिल्कुल बेसिक से कोर्स है। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे पे इंडिया कोड लगा करके 499 में कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन 12 महीने की जगह 15 महीने की वैलिडिटी आपको इसमें मिल रही है। तो एक्सटेंडेड वैलिडिटी का फ़ायदा उठाएं। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे रिपब्लिक कूपन लगा करके यूपीएससी का कोर्स। इस कूपन को इसलिए लगाना है ताकि आपका प्राइस मिनिमम रहे। यूपीएससी कोर्स में क्या होता है जी, माइग्रेशन करवा देते हैं आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। यूपीएससी के, सिविल सर्विसेज के, स्टेट के सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं, सीसेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव आरसी, आंसर राइटिंग, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें बैंकिंग एसएससी का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है आपको भरपूर। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, देखिए इस क्लास में 5 आपको मिलेंगे मोटे मोटे वर्ड्स, और उनको शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप क्लास को स्मूथली ले सको, आर्टिकल पढ़ सको। थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। शुरू करेंगे विंडफॉल से। देखिए विंडफॉल, फॉल मतलब गिरना, विंड मतलब हवा। वो आपने सुना है ना, छप्पर फाड़ के कुछ गिरा, है ना, आसमान से कुछ भगवान का आशीर्वाद आया और आपको कुछ मुनाफा हुआ, है ना, विंडफॉल। तो विंडफॉल एक ऐसा मुनाफा होता है, एक फॉर्चून होता है जो सडन आए, अचानक से आए, मुफ्त में आपको कहीं से कुछ मिल जाए। जैसे कहीं सड़क पे चल रहे थे, आपको 2000 का नोट मिल गया, नया वाला, है ना। तो इस तरीके से आपके लिए एक विंडफॉल है। शी हैड अ विंडफॉल ऑफ $1 मिलियन आफ्टर द डेथ ऑफ हर अंकल। उसको एक अनएक्सपेक्टेड सा मुनाफा हुआ, विंडफॉल हुआ $1 मिलियन का उसके अंकल की डेथ के बाद। ये जो अनएक्सपेक्टेड मुनाफा होता है, इसको बोनांजा भी बोलते हैं। और इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है अपने पास अंग्रेजी में, गॉड सेंड। गॉड सेंड, ठीक है, जो सेंड किया है गॉड ने, वही है गॉड सेंट। ऐसे इसको याद रखना। पेनीज फ्रॉम हेवन भी बोल सकते हैं। हेवन यानी स्वर्ग, पेनीज यानी पैसा। तो ऊपर भगवान ने छप्पर फाड़ के पैसे की बरसात की है, पेनीज फ्रॉम हेवन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, मीगर। मीगर का मतलब होता है हिंदी में अदना सा, थोड़ा सा। कोई चीज़ जो बहुत स्मॉल अमाउंट में हो, पानी हो घूंट भर, पैसा हो कुछ, है ना, सिक्के भर। तो उस अमाउंट को, उस पानी को आप मीगर अमाउंट का पानी या पैसा बोलेंगे। हिज मीगर वेज इज़ नॉट इनफ। उसकी अदनी सी या थोड़ी सी सैलरी इनफ नहीं है या काफ़ी नहीं है। और क्यों? टू सपोर्ट देयर 5 चिल्ड्रन, अपने 5 बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, पालने के लिए। मीगर को पोल्ट्री, स्कैंट या अ मेयर भी बोलते हैं। स्कैंट वर्ड जरूर देख लेना, ठीक है। स्कैंट बहुत थोड़ा सा, स्कैंट। मीगर का बिल्कुल उल्टा होता है, लिख दूं यहां, सब्सटेंशियल। मीगर मतलब ना के बराबर, सब्सटेंशियल मतलब बहुत सारा, ठीक है। तो मीगर का बिल्कुल उल्टा है। अबंडेंट भी बोल सकते हैं असब्सटेंशियल को। चलिए ये वर्ड मीगर यू विल सी इन द आर्टिकल। नेक्स्ट वर्ड है राइड ऑन। देखिए राइड करना यानी सवारी करना, किसी घोड़े की, गधे की, जानवर की, या किसी व्हीकल की भी, है ना, किसी गाड़ी, स्कूटर की भी। और जब भी सवारी करते हैं तो आप उसकी कमर पे या बैक पे बैठेंगे, जिस भी चीज़ की आप सवारी कर रहे हैं। इसलिए राइड ऑन द बैक ऑफ, ये फ्रेज आपको हमेशा मिलेगा। है तो इतना ही राइड ऑन, लेकिन ऑन द बैक ऑफ आपको साथ में मिल जाएगा। ये हमेशा ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है। इस फ्रेज का आसान भाषा में मतलब ये है किसी चीज़ का मजा उठाना, लुत्फ लेना या उसकी एडवांटेज लेना। समझ पा रहे हो? जैसे मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ।
राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द सक्सेस ऑफ चैट जीपीटी, ओपन एआई हैज़ कैप्चर्ड द फील्ड ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लुत्फ उठाते हुए या फ़ायदा उठाते हुए अपनी सक्सेस या कामयाबी का जो है चैट जीपीटी नाम के सॉफ्टवेयर की, कह रहा है ऐसा करते हुए ओपन एआई नाम की जो कंपनी है उसने कैप्चर कर लिया है जनरेटिव एआई के फील्ड को। अब तो खैर ओपन एआई से बात और आगे बढ़ गई है, डीप सीक भी आ गया है ना, अलग अलग नई नई एआई जो है आपको प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। तो इसने कैसे किया ये काम? राइड ऑन द बैक ऑफ करते हुए किया, सवार होकर के मजा उठाते हुए, एडवांटेज लेते हुए अपने चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर का। तो ऐसे ही फ्रेज आप याद रखना, किसी चीज़ की एडवांटेज लेना, फ़ायदा लेना, इसको कैपिटलाइज ऑन करना या लेवरेज करना भी बोलते हैं। यू विल सी द फ्रेज या फ्रेजल वर्ब कैपिटलाइज ऑन जो है आर्टिकल टुडे, ठीक है ना, कैपिटलाइज ऑन समथिंग, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है अपना आज का, टेंजिबल। ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकें, या तो वो टेंजिबल है, या फिर अगर जिसको छू ना सकें तो कम से कम वो महसूस ज़रूर हो, नोटिसेबल ज़रूर हो। मैं आपको दोनों ही तरीके से यूज़ करके दिखाता हूँ टेंजिबल वर्ड को। जैसे छूने वाली चीज़ें, द कंपनी हैज़ टेंजिबल एसेट्स ऑफ वर्थ 100 बिलियन। कंपनी के पास 100 खरब रुपए की या डॉलर्स की टेंजिबल एसेट्स हैं, यानी ऐसी एसेट्स हैं जिनको आप छू सकते हैं, जैसे कि प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ें जो ऐसी जो आप हाथ में ले सकते हो, उठा सकते हो, पटक सकते हो, टेंजिबल एसेट्स है। अच्छा, दूसरा वाला मीनिंग देखो टेंजिबल का, द जीएसटी हैज़ ब्रॉट नो टेंजिबल बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। जीएसटी लेकर के नहीं आया है कोई भी महसूस किए जा सकने वाले या नोटिसेबल बेनिफिट को सरकार के रेवेन्यू के लिए। तो आया होगा बेनिफिट, लेकिन ऐसा कोई बेनिफिट नहीं आया जो हमें फील हो जाए, हमें साफ साफ दिखाई दे, टेंजिबली जो है लगे। चलिए डिटेल में करवा रहा हूँ, ये वर्ड के दोनों ही मीनिंग्स हैं। टेंजिबल नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे, रियल, पैल्पेबल, एविडेंट इसको बोलते हैं। लास्ट वर्ड है अपने पास, लास्ट वर्ड है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है पाबंदी, सीमा, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोके, है ना, रास्ते का रोड़ा बने, लिमिटेशन बोल सकते हैं। मेरे लिए करेक्ट जो इसका हिंदी का वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा कंस्ट्रेंट के लिए, बताना आपको याद आए तो। समझ गए ना, जो आपके ऊपर सीमाएं लगाए, आपको आगे बढ़ने से रोके, वो आपकी कंस्ट्रेंट है। जैसे आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे, अगर आपको पढ़ाई में कंस्ट्रेंट होगी या आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, तो आप फिर जो है, चलो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इन एक्सपेंशन ऑफ अ कंट्रीज बिजनेस इज लैक ऑफ फाइनेंसिस। जो सबसे बड़ा रोड़ा है, कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है, पाबंदी है किसी भी कंपनी के बिजनेस की एक्सपेंशन में, वो होती है फाइनेंसिस की, यानी पैसे की कमी या लैक। देखिए कंस्ट्रेंट को बॉटल नेक भी बोलते हैं। ये वर्ड बड़ा आसान वर्ड है याद करने के लिए। ये बड़ी सी बॉटल है, लेकिन इसकी नेक जो होगी ना, जो इसकी गर्दन होगी, ये बहुत छोटी होगी। आप इसको उड़ेलेंगे, पानी पूरा एकदम से बाहर नहीं आएगा, यहाँ बॉटल में अटक जाएगा। तो जब भी आप किसी चीज़ में कोई रास्ते में रोड़ा देखें तो वो रास्ता एक बॉटल नेक की तरह होता है, क्योंकि है ना, पानी जो है बाहर नहीं आ पा रहा बॉटल की नेक से, आप धीरे धीरे पानी आएगा बाहर, या वो चीज़ आगे धीरे धीरे बढ़ेगी बॉटल नेक की वजह से। चलिए ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो आज स्केप्टिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। स्केप्टिकल का मतलब होता है किसी चीज़ पे आपको डाउट हो रहा हो, यार आप ऐसा करोगे मुझे लेकिन लगता है ऐसा होगा नहीं, आप चाहते हो ऐसा करना लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसी बातें आप करते हो तो स्केप्टिकल टोन में होती है। और बात यह है कि सरकार ने 20,000 करोड़ इस साल के बजट में रखे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये पैसा जाएगा। हमारा आर्टिकल कह रहे हैं जी इसकी तो बहुत ज़रूरत थी हमें, 20,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है और बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन समस्या ये है हमारे पास इतना साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और अच्छे साइंटिस्ट भी नहीं है जो इस पैसे को ठीक से यूटिलाइज कर सके। आर्टिकल यही कह रहा है कि जी 20,000 करोड़ तो ठीक है, ये तो लाना ही था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, देश में साइंटिफिक टेम्पर खड़ा करो, ताकि इस पैसे को ठीक से यूटिलाइज करके इसका कुछ है ना कुछ बनाया जा सके। ऐसा ना हो पैसा आया और पैसा गया, कहाँ आया और कहाँ गया किसी को पता ही नहीं है। तो चलिए कंसर्न्ड और स्केप्टिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। अब देखिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। शुरू करने का तरीका क्या है, खुद से पढ़ के मीनिंग निकालो, क्लास को यहीं पॉज करके एक बार देखो कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना मीनिंग निकल रहा है। चलिए कह रहे द बजट
25-26 अनाउंसमेंट्स सजेस्ट अ पोटेंशियल बोनांजा फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कह रहे जी जो बजट 2025-26 के ऐलान हैं यानी कि अनाउंसमेंट्स हैं, वो सारे अनाउंसमेंट सजेस्ट करते हैं, इशारा करते हैं एक संभावित पोटेंशियल पॉसिबल या लाइकली बोनेंजा का या छप्पर फाड़ बरसात का साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, देश में साइंस की तरक्की के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक फ्रेज है, याद रखें, बार बार आप इसको देखेंगे। R&D बोला जाता है इसको आसान भाषा में। इसका मतलब होता है देश में या किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में साइंस को इंप्रूव करना, रिसर्च करना, नए प्रोडक्ट्स बनाना, नया सॉफ्टवेयर बनाना। तो बजट 26 की अनाउंसमेंट देख करके लगता है कि इस साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए छप्पर फाड़ के पैसा सरकार ने दिया है। चलिए, अनाउंसमेंट्स सब्जेक्ट है, नाउन है। सजेस्ट इसकी वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। पोटेंशियल यानी संभावित, लाइकली बोल सकते हैं इसको। बोनांजा आप देख चुके हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, गॉड सेंड या पेनीज फ्रॉम हेवन। ठीक है। कह रहे जी द फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइंड 20,000 करोड़ बजटरी सपोर्ट फॉर डेवलपिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। कह रहे हैं हमारी जो निर्मला सीतारमन जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आउटलाइन किया। आउटलाइन करना यानी खाका तैयार करना। आपने कोई चीज़ बनानी है, मान लो घर बनाना है, ड्रॉ करना है पेन से, तो पहले क्या बनाओगे? घर का खाका ही बनाओगे ना, बाहर से, फिर अंदर खिड़की दरवाजे सब बनाओगे। तो अभी इन्होंने बाहर से बनाया खाका, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि 20,000 करोड़ रुपए देंगे और इसका एक सपोर्ट मिलेगा 20,000 करोड़ का, ताकि डेवलप किया जा सके देश में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को। कह रहा है जी और ये कैसे होगा? विद द गोल ऑफ रेडिंग 5 सच रिएक्टर्स बाय 2033। ये सारा काम होगा साथ ही इस गोल के, इस उद्देश्य के या इस टारगेट के जो है रेडी कर देने का या तैयार कर देने का 5 ऐसे रिएक्टर्स को अगले 8 साल में 2033 तक। तो ये इन्होंने कहा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स कुछ और नहीं है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, लेकिन ये होंगे मोबाइल। कभी इधर कभी उधर, कभी ट्रक से जा रहे हैं लुधियाना से पंजाब, है ना, पंजाब से यूपी में, या कभी समंदर के रास्ते से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करेंगे। जहां बिजली की कमी होगी वहीं पे बिजली बना के दे देंगे। चलिए, फाइनेंस मिनिस्टर सब्जेक्ट है, आउटलाइन इसकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस लगा हुआ है। मिनिस्टर्स के नाम के आगे हमेशा द लगे, नाम बोले तो कोई भी मिनिस्टर के ओहदे के आगे, द फाइनेंस मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, जो भी पावर की पोजीशन है द लगाया जाता है उनके आगे। बड़े आगे कह रहे जी अनदर मेजर इनिशिएटिव इज द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड इंक्लूडेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज और DST's एक्सपेक्टेड जो है एक्सपेंडिचर। कह रहे जी इससे भी बड़ा या ऐसा ही दूसरा बड़ा एक इनिशिएटिव और भी है। इनिशिएटिव यानी कदम, और वो क्या है? R&D की जाए और इनोवेशन किया जाए, ऐसा एक फंड बने, नया कुछ देश में बनाया जा सके, नया एप्पल बने, नया माइक्रोसॉफ्ट बने। और कह रहे ये जो इनिशिएटिव जो है ना, ये इंक्लूडेड है इस डिपार्टमेंट के जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST। इसके एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर में, इसके उस खर्चे में जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो मतलब कहने का मतलब कि इस डिपार्टमेंट को कुछ और पैसा भी मिला है जिससे ये नया कुछ देश में विकास करेगा साइंस के फील्ड में। मेजर इनिशिएटिव वर्ब है इसकी इज, इनिशिएटिव सब्जेक्ट है। इनिशिएटिव का मतलब होता है नया एक्शन, नया कदम जो किसी दिशा में उठाया जाए। सिंपल है पढ़ने में आर्टिकल बिल्कुल। बढ़े आगे, वीडियो को कर लो पॉज, आराम से पढ़ने की कोशिश करो, मीनिंग निकालो। चलिए शुरू करें। कह रहे जी दिस सब्सटेंशियल एलोकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट स्टार्टअप्स एंड सनराइज सेक्टर्स। कह रहे ये जो सब्सटेंशियल एलोकेशन है, सब्सटेंशियल यानी बहुत बड़ा, मीगर का बिल्कुल उल्टा, मीगर यानी छोटा सा, सब्सटेंशियल यानी बड़ा सा। एलोकेशन का मतलब होता है पैसे को एलोकेट करना, साइड में रखना किसी पर्पज से। कह रहे बड़ा सा पैसे का टुकड़ा जो साइड में रखा है आपने 20,000 करोड़ का, ये एक्सपेक्टेड है, इससे ये आशा है कि ये बेनिफिट करेगा नई कंपनियों को, स्टार्टअप्स को, और ऐसे सेक्टर्स को जिनका अभी अभी वक्त आया है। सनराइज सेक्टर्स हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है ना, सोलार सेक्टर, सोलर एनर्जी, ये सब सनराइज सेक्टर्स हैं। कह रहे जी दो दीज रिमेन अनडिफाइंड। कह रहे हालांकि ये रिमेन हैं, बने हुए हैं अभी भी अनडिफाइंड,
कौन से बेनिफिट मिलेंगे इसकी कोई डेफिनेशन हमें नहीं पता। चलिए, सब्सटेंशियल एडजेक्टिव है यहाँ पे, एलोकेशन नाउन है, सब्जेक्ट बनेगा यहाँ, वर्ब है इसकी इज एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस में। सनराइज सेक्टर मैंने आपको बता दिया, ऐसे सेक्टर जो भी उठ रहे हैं जिनका वक्त आया है ना, आगे जाके ग्रो करेंगे। कह रहे जी द एक्सपेक्टेशन इज दैट प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज विल रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट टू बूस्ट R&D। कह रहे आशाएं ये हैं, एक्सपेक्टेशन ये है दैट वो ये कि जो प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज़ हैं यानी प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी रिसीव करेंगी फाइनेंशियल सपोर्ट को या फिर है ना पैसे के सपोर्ट को, ताकि R&D को बूस्ट कर सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अच्छा कर सकें। कह रहे आप कोमा लगा के अ डोमेन हिस्टोरिकली डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कह रहे ये जो R&D है ना, ये एक ऐसा डोमेन है, एरिया है, फील्ड है जो ऐतिहासिक तौर पे या हिस्टोरिकली डोमिनेटेड है, जिस पे डोमिनेट किया गया है सरकारी स्पेंडिंग के द्वारा, सरकार के खर्चे के द्वारा। तो हमारे देश में क्या होता है, R&D जनरली सरकार ही करती है, जो भी पैसा खर्च करना है। प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा R&D में दिमाग नहीं लगाती, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है। आपने पैसे लगा दिए और कुछ बना ही नहीं तो पैसे नुकसान हो गया आपका, सरकारें ये नुकसान झेल सकती हैं। तो ये कह रहा है वही डोमेन R&D का है जिसमें अब आशा होगी कि प्राइवेट सेक्टर भी कुछ करके दिखाएगा। एक्सपेक्टेशन सब्जेक्ट है नाउन, वर्ब है इसके इज, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज अगेन सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब है इनकी विल रिसीव। कॉमा लगा करके R&D के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। R&D विच इज़ अ डोमेन हिस्टोरिकली डोमिनेटेड बाय, डोमिनेटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, वो डोमेन जिसको डोमिनेट किया गया है। कह रहा है इंडियाज R&D लैंडस्केप हैज़ लॉन्ग सफर्ड फ्रॉम लो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। कह रहा है भारत का जो R&D का लैंडस्केप है या R&D के फील्ड का जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, कह रहा है जी लंबे वक्त से लॉन्ग सफ़र किया है इसने या सहा है बहुत ही कम प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को। वही ऊपर वाली बात, भाई भारत में R&D सरकार के बस की बात है, इतना कोई हमारी प्राइवेट कंपनियां रिस्क नहीं उठाती। तो R&D का पूरा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम जो है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा है, लो रहा है। R&D लैंडस्केप सब्जेक्ट है, हैज़ लॉन्ग सफर्ड इसकी वर्ब है, लॉन्ग का मतलब है फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम या फॉर ए लॉन्ग टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। यही आपसे पूछ भी लेता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया क्यों गया है? हैज़ लॉन्ग सफर्ड क्यों लिखा भाई? सीधे लिख देते सफर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के पास्ट इंडेफिनिट लगा देते। चलो करवाएंगे कॉन्सेप्ट आपको, अभी आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी वाइल द गवर्नमेंट फंडिंग हैज़ ड्रिवन मोस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। कह रहे जबकि सरकार की जो फंडिंग है, सरकारी पैसा जो है, उसी ने ड्राइव किया है या आगे बढ़ाया है ज़्यादातर साइंस में एडवांसमेंट्स को या विज्ञान में तरक्की को। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन रिसर्च हैज़ रिमेन्ड इनएडिक्वेट। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है रिसर्च में वो रही है नाकाफ़ी, इनएडिक्वेट या अपर्याप्त। ठीक है, तो जहां ऐसा हुआ है, जहां सरकार ने आगे बढ़ाया है, वहीं प्राइवेट सेक्टर पीछे रहा है। गवर्नमेंट फंडिंग की वर्ब है हैज़ ड्रिवन, अगेन परफेक्ट टेंस। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वर्ब है हैज़ रिमेन्ड, परफेक्ट टेंस। इनएडिक्वेट होना, इनसफिशिएंट होना, किसी चीज़ का नाकाफ़ी होना। ड्राइव करना यानी किसी चीज़ को आगे ले जाना। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो गाड़ी ले जाते हो ना आगे, वैसे सरकार की फंडिंग ने भी ड्राइव किया है विज्ञान में एडवांसमेंट या तरक्की को। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों लगाया गया। ये जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, याद तो कर ही लेना आपको वैसे भी। ये सारी वो एडवर्ब्स हैं जो परफेक्ट टेंस को ट्रिगर करती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट को। ज़्यादातर एडवर्ब्स अलग अलग ही हैं, जैसे स्टिल जो है, सो फार जो है, येट जो है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आएगा। लेकिन एवर, नेवर, जस्ट, लॉन्ग, एवर, नेवर, जस्ट, लॉन्ग ये प्रेजेंट के लिए भी आ सकता है और पास्ट के लिए भी आ सकता है। और उसी तरीके से बाय द टाइम प्रेजेंट, पास्ट के लिए भी आ सकता है और फ्यूचर के लिए भी आ सकता है। आपको पहले इनका मीनिंग निकाल लेना है, फिर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट देखनी है कहाँ पे कौन सी एडवर्ब यूज होगी। जैसे द सिटी डैश स्ट्रगल विद ट्रैफिक कंजेशन, सिटी ने स्ट्रगल किया है ट्रैफिक की कंजेशन के साथ में, या ट्रैफिक के, है ना, कंजेशन समझते हैं ना, चीज़ें फंस जाती हैं आपस में, ट्रैफिक आगे पीछे मूव नहीं करता है। तो सिटी में ट्रैफिक की समस्या रही है, स्ट्रगल किया है इसने ट्रैफिक की प्रॉब्लम के साथ। लॉन्ग लगा हुआ है, लॉन्ग लगा हुआ है,
तो लॉन्ग के साथ में या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा। अब मैं दोनों में से प्रेजेंट परफेक्ट को चूज करूंगा क्योंकि पास्ट का कोई रेफरेंस यहाँ दिया नहीं हुआ। अगर दिया होता तो पास्ट परफेक्ट लगा के हैड स्ट्रगल्ड लिख देता, नहीं दिया हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा के हैज स्ट्रगल्ड लिख देता हूं इस केस में। चलो एक और बना के देखते हैं। बाय द टाइम वी अराइव्ड दे लॉन्ग फिनिश देयर मील। जब तक हम पहुंचे, बाय द टाइम मतलब जिस वक्त तक हम पहुंचे वो अपना खाना खा चुके थे। बाय द टाइम वी अराइव्ड, पास्ट का रेफरेंस मिल चुका है, जब तक हम पहुंचे उससे पहले ही वो खाना खा चुके थे। तो ये काम पास्ट का भी पास्ट है, यहाँ पे लॉन्ग लेगा पास्ट परफेक्ट को। दे हैड फिनिश्ड, दे हैड लॉन्ग फिनिश्ड देयर मील। लॉन्ग जो है एक ऐसी एडवर्ब है, इनफैक्ट सभी की सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब से पहले, ठीक है ना। येट, सो फार, स्टिल, रिसेंटली, लेटली, लॉन्ग, नेवर, एवर, ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इनको लगाया जाता है। न्यूट्रल पोजीशन इनकी यही है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कहाँ पे कौन सी लगेगी, याद कर लेना, यही है सारी, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनेंगे। द ट्रेन रीच द स्टेशन येट या सो फार। ट्रेन यहाँ पे नॉट लगा लो, नहीं पहुंची है डेस्टिनेशन पे अभी तक। येट या सो फार लगाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इस टेबल में अच्छे से आप देख रहे हो, द ट्रेन हैज रीच्ड द डेस्टिनेशन या हैज नॉट रीच्ड द डेस्टिनेशन सो फार। ठीक है, नॉट यहाँ पे अंडरस्टूड है, यहाँ लगा नहीं, लगा लेना। क्या आपने कभी इस मूवी को देखा है? हैव यू एवर सी या सीन दिस मूवी? क्या आप इस मूवी को कभी देख चुके हैं? तो एवर लगा है तो पास्ट आएगा या प्रेजेंट आएगा, लगेगा परफेक्ट टेंस। पास्ट का कोई रेफरेंस दिख नहीं रहा तो मैं क्या लगा दूंगा, परफेक्ट लगा दूंगा और यहाँ लिख दूंगा हैव यू एवर सीन दिस मूवी। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूला से चलें तो यहाँ पे लॉन्ग जो है ना, R&D पार्टिसिपेशन या लैंडस्केप हैज़ लॉन्ग सफर्ड फ्रॉम लो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। ठीक है, पास्ट का रेफरेंस नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ प्लस में V3 का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आराम से इसको पॉज करो और पढ़ के निकालो मीनिंग इसका। चलिए, कह रहा है जी करंटली प्राइवेट सेक्टर R&D कॉन्ट्रीब्यूशन इज ओनली 36%। हाल फिलहाल जो है प्राइवेट सेक्टर का R&D का जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 36% है। तो 100 में से 64 रुपया विज्ञान की रिसर्च में सरकार खर्च करती है, सिर्फ 36 रुपया प्राइवेट कंपनियां विज्ञान की रिसर्च में लगाती हैं। कह रहे जी ओवरऑल R&D स्पेंडिंग इन इंडिया वॉज 0.64% ऑफ GDP इन 2020। और जो कुल मिला के R&D की स्पेंडिंग है भारत में साइंस के ऊपर, जो रिसर्च की स्पेंडिंग है वो सिर्फ इतनी सी है 2020 में GDP का 0.64 जो है प्रतिशत। कह रहा है द लोवेस्ट सिंस 1995 और ये सबसे कम है 1995 के मुकाबले देखें तो। परसेंटेज टर्म्स में सबसे कम है, लेकिन इकॉनमी बड़ी होती जा रही है तो पैसा तो हम ज़्यादा खर्च रहे हैं, लेकिन इकॉनमी के प्रतिशत के मामले में हम सबसे कम आ गए हैं 1995 के बाद। चलिए, सिंस बताता है किसी टाइम की बिगिनिंग को, कब से कौन सा काम शुरू हुआ है ना। कह रहे जी ओवर द लास्ट 5 years बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव अकाउंटेड फॉर अराउंड 40% ऑफ गवर्नमेंट R&D एक्सपेंडिचर। कह रहा है जी अगर पिछले 5 सालों के दौरान देखें, ओवर द लास्ट 5 years, ओवर और ड्यूरिंग एक ही बात को बताते हैं, दौरान को। कह रहा है जी 5 पिछले सालों में देखें तो जो बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाली जो कंपनियां हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कह रहा है उन्हीं ने अकाउंट फॉर किया है या उन्हीं ने हिसाब दिया है या वो रिस्पॉन्सिबल फॉर बनी है लगभग 40% सरकार की R&D एक्सपेंडिचर का। तो सरकार जहां भी R&D करती है उसका 40% भाग बिजनेस एंटरप्राइजेस को जाता है, ऐसी सरकारी कंपनियों को जहां पे कुछ बिजनेस होता है। कह रहा है जी पब्लिक सेक्टर R&D यूनिट्स allocated only 0.3% ऑफ देयर सेल्स टर्नओवर टू रिसर्च। जो पब्लिक सेक्टर की R&D यूनिट्स हैं, सरकारी रिसर्च लेबोरेटरीज है। देखिए रिसर्च कहीं भी हो सकती है ना, सरकार की किसी कंपनी में भी लैब हो सकती है। मान लीजिए कोल इंडिया लिमिटेड है, वहाँ पे R&D हो रही है कि कोल को कैसे और अच्छे से रिफाइन किया जाए। और हो सकता है सरकार किसी कॉलेज में R&D करवा रही हो, IIT में करवा रही हो, IIM में करवा रही हो। कह रहे जी जो R&D की यूनिट्स हैं यानी रिसर्च करने वाले कॉलेजेस हैं जो पब्लिक सेक्टर के हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, कह रहे जी उन्होंने सिर्फ 30% अपनी सेल्स के
टर्नओवर का R&D को या रिसर्च को दिया 0.30%। कह रहा है जी कंपेयर टू 1.46% बाय प्राइवेट सेक्टर इन 2020-21। ये प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले बहुत कम था, वहाँ पे 1.46% जो है 2020-21 में प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कॉलेजेस में इतना पैसा खर्च हुआ। अकॉर्डिंग टू DST एस्टिमेट्स, DST के अंदाज के हिसाब से हमें पता लगा। तो कुछ नहीं है, बस आंकड़े ही है इसमें। सरकार कितना खर्च करती है, प्राइवेट सेक्टर कितना करता है, सरकारी समझ गए ना, लैब्स में कितना खर्चा होता है, प्राइवेट लैब्स में क्या प्रतिशत है R&D की स्पेंडिंग का। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, बड़ा आसान है, एक बार में समझ जाओगे। मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं पिछले 4 दिनों से, 96 घंटों से। आज है 10 तारीख, वो काम कर रहे हैं आप 6 फरवरी से, ठीक है। 10 फरवरी होगी, 4 दिन हो गए ना। आप एक किताब को पढ़ रहे हैं 4 दिनों से, ऐसा समझ लो। तो मैं 3 तरीकों से इस काम को बता सकता हूँ, इनफैक्ट 2 ही तरीकों से बता सकता हूँ, तीसरा बाद में आएगा। आप या तो ऐसा लिख सकते हैं, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ पिछले 48 घंटों से या 4 दिनों से, या आप ऐसा बोल सकते हैं, मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ 6 फरवरी से। भाई एक ही बात है ना, 4 दिनों से पढ़ रहा हूँ या 6 फरवरी से पढ़ रहा हूँ, अपने आप दोनों में मतलब सेम ही निकलेगा। लेकिन 4 दिन या 48 घंटे या इतने मिनट या इतने सेकंड, ये है ड्यूरेशन यानी अवधि। और 6 फरवरी जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। 6 फरवरी समझ गए ना, रात को 12 बजे जो है 6 फरवरी हो गई थी। तो 6 फरवरी, 10 बजे, सोमवार, मंगलवार, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम्स हैं। तो जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम बताएं, आप ऐसा बताएं ये काम इस दिन से इस घंटे से शुरू हुआ, तब आप सिंस का इस्तेमाल करें, साथ में एक पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करें। 1995 भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब भी आप ड्यूरेशन बताएं, ये काम 4 घंटे से हो रहा है, 3 दिनों से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, 10 सेकंड से हो रहा है, 20 सालों से हो रहा है, ड्यूरेशन के साथ में आप इस्तेमाल करें फॉर का। सो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 48 आवर्स, या आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 6 फरवरी। समझ गए? इसको रिपीट कर लेना एक बार, 2 मिनट में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसका एडवांस वर्जन भी आपको बता देता हूँ। कभी कभी आपको लगाना पड़ेगा फ्रॉम, और फ्रॉम पता है कब आएगा? जब कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जो फ्यूचर में है। ये मूवी जो है रिलीज होगी अगले शुक्रवार से, समझ पा रहे हो? ये ऐसा समझो, ये मॉल जो है खुल जाएगा अगले बुधवार से। दिस मॉल विल ओपन फ्रॉम नेक्स्ट बुधवार या वेंसडे। तो पॉइंट ऑफ टाइम अगर फ्यूचर का मिल जाए, फ्यूचर में इस डेट तक ये काम जो है ना शुरू हो जाएगा, तब आप फ्रॉम का इस्तेमाल करके फ्यूचर की बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में मिलेंगे क्वेश्चंस। आराम से वीडियो को पॉज करके मीनिंग निकालो, क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में। चलो, कह रहे जी द गवर्नमेंट्स 20,000 करोड़ इन्फ्यूजन हाइक्स द DST's टोटल बजटरी एलोकेशन टू अराउंड 28,000 करोड़। कह रहे सरकार का जो 20,000 करोड़ का इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूज करना यानी किसी चीज़ में किसी चीज़ को भरना, जैसे गुब्बारे में हवा भरी, गिलास में पानी भरा बोतल में, तो वैसे ही सरकार ने जो भर दिया है 20,000 करोड़, ये हाई कर देता है या बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टोटल बजटरी एलोकेशन को या इनके बजट को 28,000 करोड़ रुपए तक। कह रहे जी ओवर 3 times मोर देन द लास्ट ईयर्स एलोकेशन एंड 7 times द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन 23-24। ये 3 गुना ज़्यादा है, 3 times मोर है पिछले साल के एलोकेशन से। यानी पिछले साल जो है शायद 9,000 करोड़ था, इस साल 28,000, यानी 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया। और ये 7 गुना है जो सच में इन्होंने बजट के सामने खर्चा किया था पिछले साल में। तो बजट हो सकता है 100 रुपये हो, खर्चा 60 रुपये हो रहा हो। तो 9,000 करोड़ के बजट के सामने जो खर्चा हुआ था उसका 7 गुना है 28,000 करोड़। चलिए, इन्फ्यूजन यानी पैसे को जो डाला गया उस काम को बोलेंगे इन्फ्यूजन। वर्ब है इसकी हाइक करना, इम्प्रूव, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। चलिए, कह रहे जी दीज फिगर्स आर एनकरेजिंग। ये सारी फिगर्स, ये सारे आंकड़े बड़े एनकरेजिंग हैं, हौसले को बढ़ाने वाले हैं। बट अ की कंसर्न इज वेदर सच मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कैन बी इफेक्टिवली अब्जॉर्ब्ड।
लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कंसर्न या चिंता ये है कि हाँ या ना, कि ये जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है हज़ारों करोड़ की, क्या ये असरदार तरीके से एब्जॉर्व की जा सकती हैं? क्या इनको सोखा एक्सेप्ट किया जा सकता है? सरकार ने पैसा फेंका, लेकिन ये पैसा सही जगह यूज़ भी तो हो ना, ठीक से एब्जॉर्व करना भी हमारे लिए कंसर्न है। चलिए, फिगर्स की वर्ब है आर, फिगर्स यानी आंकड़े, वर्ब है आर। की कंसर्न की वर्ब है इज। मैसिव इन्वेस्टमेंट यानी बड़े बड़े निवेश, वर्ब है इसकी कैन बी इफेक्टिवली अब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब करना, किसी चीज़ को अपने अंदर ले लेना, जैसे मिट्टी पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। ठीक है। एनकरेजिंग यानी जो आपके हौसले को बढ़ाता हो, एनकरेज करता हो। कह रहा है डिस्पाइट इंडिया स्ट्रेंथ्स इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स सच एज फ्यूल, मेटलर्जी, pharmaceuticals, textiles, IT and biotechnology, returns from core R&D and intellectual property generation are still meager। कह रहे जी बावजूद भारत की मजबूती के स्ट्रेंथ्स के इन सारे सेक्टर्स के अंदर, सारे सेक्टर्स कौन से हैं? जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो तकनीक के आधार पे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि फ्यूल का सेक्टर, मेटलर्जी का सेक्टर, मेटलर्जी मतलब जिसमें मेटल विज्ञान है ना, कैसे कौन सा मेटल किससे मिलाएं, ये सब काम होता हो। फार्मास्यूटिकल यानी फार्मा, दवाइयों वाला सेक्टर, टेक्सटाइल यानी कपड़े का सेक्टर, IT आप समझते हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी आप समझते होंगे, बायोलॉजी से रिलेटेड है। कह रहे हैं सारे फैक्टर्स, सारे सेक्टर्स में भारत की मजबूती के बावजूद, डिस्पाइट जो रिटर्न्स हमें मिली हैं, जो फ़ायदा या मुनाफा मिला है कोर R&D और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन से, वो बहुत कम है, मीगर है, ना के बराबर है। तो भारत में बनता सब कुछ है, लेकिन वही बनता है जो दुनिया पहले बना चुकी है। कुछ नया बनाना हो तब हाथ पांव फूल जाते हैं हमारी कंपनियों के, हमारी सरकारों के। तो हमने कुछ नया बना करके कुछ कमाया नहीं है पिछले 20 सालों में, ना के बराबर ही हमें मुनाफा हुआ है ऐसे कोर R&D और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन से। चलिए, डिस्पाइट बता दिया आपको मैंने, बावजूद को बोलते हैं, इंस्पाइट ऑफ भी आ सकता है इसकी जगह पे। रिटर्न्स की वर्ब है आर, मीगर यानी ना के बराबर, स्कैंट थोड़ा सा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाओ। एक कॉन्सेप्ट जो आपने ऊपर भी मिस कर दिया, मैं आपको पढ़ा भी रहा था, शायद आपने देखा होगा, ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता, नहीं होता ना। कल की क्लास में तो आया था संडे को एक कॉन्सेप्ट, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 100 टाइम्स मिलियन टाइम्स। जब ये टाइम्स वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है गुना। 2 टाइम्स यानी 2 गुना, तो 2 गुना 3 गुना 1000 गुना के बाद में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल ना करें। तो क्या करें भाई? एज लगाएं और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को बीच में डाल दें। द प्रॉपर्टी वॉज वर्थ 5 टाइम्स मोर देन आवर बजट। प्रॉपर्टी वर्थ थी या उसकी कीमत थी 5 गुना ज़्यादा हमारे बजट से। 5 टाइम्स आ गया यानी 5 गुना, 5x। मोर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो सकता, मोर होती है कंपैरेटिव डिग्री। तो क्या करूँगा मैं? मोर को चेंज कर दूंगा मच में, इसकी पॉजिटिव डिग्री में। मच, मोर, द मोस्ट, ऐसे चलती है ना। तो मोर को बदल दूंगा मच में, देन को निकाल दूंगा यहाँ से, एक एज पहले लगा दूंगा, एक एज बाद में लगा दूंगा। द प्रॉपर्टी वॉज वर्थ 5 टाइम्स एज मच एज आवर बजट। वैसे ही चाइनाज इकोनॉमी इज 3 टाइम्स लार्जर देन इंडिया। चाइना की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से 3 गुना बड़ी है। 3 टाइम्स आ गया, लार्जर का इस्तेमाल नहीं करूँगा, यहाँ लिखूँगा लार्ज, देन को निकाल भी दूंगा, एक एज यहाँ लगाऊंगा, एक एज यहाँ लगाऊंगा। द इकोनॉमी इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज इंडियाज। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूला से चलें तो यहाँ भी देख लेना, 3 टाइम्स मोर नहीं आना चाहिए, 3 टाइम्स एज मच एज ये देन को आप निकाल दें, द लास्ट ईयर्स एलोकेशन। चलो अब आ जाओ जी, लास्ट पैराग्राफ, 1-2 रह गए छोटे छोटे, फटाफट देखो इनको, मीनिंग निकालो। चलो करवा दें। कह रहे जी, दो द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एम्बिशियस मिशंस इन क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, द सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स इनएडिक्वेट। कह रहे दो यानी हालांकि, सरकार ने किया है लॉन्च बड़े बड़े एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी मिशंस को। एम्बिशियस यानी जिसमें बड़े बड़े सपने छिपे हों, और किसमें? इन सारे फील्ड्स में, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ में। कह रहे जहाँ सरकार ने ऐसे मिशंस लॉन्च किए हैं,
कह रहे वहीं पे फिर भी देखो, दो बताता है कॉन्ट्रास्ट को या विरोधाभास को। कह रहे जी फिर भी इसके बावजूद जो इसको सपोर्ट करने के लिए ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी भी इनएडिक्वेट बना हुआ है, नाकाफ़ी है। तो ये सब काम हम करना चाहते हैं, लेकिन इसको करने के लिए ना पैसा है, ना लेबोरेटरीज है, ना हमारे पास साइंटिस्ट है, इतना दिमाग है ना। ये सब करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत कम है। चलिए, सरकार की वर्ब है, गवर्नमेंट की हैज़ लॉन्च्ड, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, हैज़ प्लस में V3। एम्बिशियस यानी बहुत बड़े सपनों वाला। लॉन्च को रोल आउट करना भी बोलते हैं, ये फ्रेजल वर्ब याद रखना, रोल आउट यानी लॉन्च करना। सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्ब है रिमेन्स। कटिंग एज का मतलब होता है अत्याधुनिक, अल्ट्रा मॉडर्न। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड अपने पास एवंट गार्डे। आज मैं अलग से लिख के नहीं लाया हूँ, याद कर लेना अगर याद है आपको, वैसे भी बहुत बार आया ना वर्ड ये। कटिंग एज या एवंट गार्डे, अत्याधुनिक या जो है अल्ट्रा मॉडर्न। आगे कह रहे हैं इंडिया स्टिल लैक्स द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स, चिपसेट्स, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स, अ स्किल्ड इंजीनियरिंग वर्कफोर्स एंड अ स्ट्रॉन्ग इनोवेशन इकोसिस्टम। कह रहा है जी भारत अभी भी ये सारी चीज़ें लैक करता है, इन चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। और क्या, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो हमारे पास नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी किसी चीज़ का कच्चा मटेरियल। कोई चीज़ बनानी है, आपको घर बनाना है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगी? ईंटें होंगी, रेता होगा, बजरी होगी, सरिये होंगे। तो ये जो AI का घर बनाना है हमें, उसके लिए ईंटें, सरिये, बजरी हमारे पास अभी तक नहीं आया। हमारे पास कोई चिप सेट नहीं है जिस पे AI बन सके। सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन यूनिट्स नहीं है जहाँ सेमीकंडक्टर बना सकें, सब ताइवान से लेने पड़ते हैं हमें। और ना पढ़े लिखे समझदार इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है हमारे पास जो कुछ नया सोच सके। और ना ही कोई इनोवेशन का इकोसिस्टम में कोई ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं है जिसमें लोग दिमाग लगाएं, बैठे और सोचें, कुछ नया इनोवेट करें। और क्यों? कह रहा है ये सब चीज़ें हम इसलिए लैक करते हैं, इस काम में लैक करते हैं कि हम फुली कैपिटलाइज कर सकें इन इन्वेस्टमेंट्स को, या फिर सवार हो सके, लुत्फ उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें सरकार के 20,000 करोड़ के निवेश का। तो इसका फ़ायदा तभी उठता है जब ये सब चीज़ें भारत में होती, लेकिन ये सारी चीज़ें वी लैक ऑल दिस स्टफ। चलिए, इंडिया की वर्ब लैक्स। लैक का मतलब होता है किसी चीज़ की आपके पास कमी होना, बाकी सब बहुत सिंपल है। कैपिटलाइज ऑन करना, राइड ऑन द बैक ऑफ समथिंग करना, लेवरेज करना, किसी चीज़ के ऊपर सवार होकर के उसकी एडवांटेज उठाना, फ़ायदा उठाना। आगे वही कह रहा है, विदाउट दीज द लॉफ्टी टारगेट्स सेट फॉर R&D ग्रोथ रिस्क फॉलिंग शॉर्ट। कह रहे हैं इन सब चीज़ों के बिना जो लॉफ्टी टारगेट हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टारगेट्स हैं, लॉफ्टी मतलब ऊंचे ऊंचे, जो हमने सेट कर दिए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ के लिए, इनका रिस्क पड़ जाता है या इन पे जोखम रहता है फॉल शॉर्ट करने का, पूरा ना होने का। फॉल शॉर्ट करना, किसी चीज़ को खरा ना उतरना। सोचा था आपने 100 किलोमीटर चलेंगे लेकिन 20 चल के रुक गए, तो आप भी रिस्क यही उठा रहे हो कि ये सारे हमारे टारगेट्स हैं, ये फॉल शॉर्ट करेंगे, इनको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए, रिस्क के बाद में यूज़ किया गया है वर्ब की ING फॉर्म का। कॉन्सेप्ट बहुत बार आ चुका है, फिर से लिख करके लाया हूँ आपके लिए। ये सारी वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में या तो कोई नाउन आता है या फिर आती है वर्ब की ING फॉर्म। जैसे इसमें आपको मिलेगा रिस्क, इसमें आपको मिलेगा रिग्रेट, मीन, रिज्यूम, फिनिश, कंसीडर मिलेगा, अवॉइड मिलेगा, एडमिट मिलेगा, एन्जॉय मिलेगा, रजिस्ट मिलेगा। ये सारी वर्ब्स आपको याद करनी है, बार बार इन पे क्वेश्चंस मिलेंगे। इनमें 2 एडजेक्टिव भी हैं, वर्थ और बिजी। वर्थ और बिजी वर्ब्स नहीं है, ये एडजेक्टिव्स हैं, याद रखना। लेकिन इन वर्ब्स की लिस्ट में मैंने इनको डाल दिया है, ठीक है। इनके बाद भी यही किस्सा है, नाउन या वर्ब की ING फॉर्म। द पुलिस आर कंसीडरिंग टू अरेस्ट या अरेस्टिंग द मिनिस्टर। कंसीडर के बाद में वर्ब की ING फॉर्म, तो कंसीडरिंग अरेस्टिंग द मिनिस्टर। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो रिस्क के बाद में ING फॉर्म आती है, इसलिए रिस्क के बाद में है ING फॉर्म का जो इस्तेमाल किया गया, फॉलिंग शॉर्ट लिखा गया। चलो लास्ट पैराग्राफ अपना आ जाओ, यहां पे मिल जाएगा कंक्लूजन, क्या करना चाहिए। चलो, कह रहा है जी द गवर्नमेंट मस्ट प्रेजेंट अ क्लियर रोड मैप ऑन हाउ प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज कैन एक्सेस दीज फंड्स। कह रहे सरकार को लाना होगा एक साफ साफ रोड मैप या आगे का रास्ता। रोड मैप मतलब
वो मैप जिससे आपको सड़कों का पता लगे, रास्ते का पता लगे। और ये लाना होगा दो चीज़ों पे। पहली चीज़ है कैसे, यानी कि हाउ, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो एक्सेस कर सकती हैं, फ़ायदा उठा सकती हैं इस पैसे का। और दूसरा, व्हाट टेंजिबल बेनिफिट्स द पब्लिक कैन एक्सपेक्ट, कौन से ऐसे महसूस किए जा सकने वाले या टेंजिबल बेनिफिट्स लोग या आप और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सरकार को एक रोड मैप बनाना होगा, ये पैसा कहाँ लगेगा, कौन लगाएगा, कौन खर्च करेगा और इससे क्या बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट की वो है मस्ट प्रेजेंट, ठीक है। हाउ और व्हाट दोनों जुड़े हुए हैं एंड से। हाउ प्राइवेट एंटिटीज कैन एक्सेस, एंटिटीज की वो है कैन एक्सेस, और व्हाट टेंजिबल बेनिफिट्स द पब्लिक कैन एक्सपेक्ट। टेंजिबल यानी जिसको, है ना, समथिंग रियल, जिसको छुआ जा सके या महसूस किया जा सके। कह रहा है जी इंक्रीज्ड फंडिंग अलोन विल नॉट गारंटी सक्सेस, बढ़ा हुआ पैसा जो अकेला है, अलोन है, ये कामयाबी की गारंटी नहीं देता है। और कब नहीं देता है? अनलेस स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स आर एड्रेस्ड, अगर ऐसा ना हो, जो बुनियादी बॉटलनेक्स हैं, रास्ते के रोड़े हैं, बाधाएं हैं, जब तक उनको एड्रेस ना किया जा सके। तो अब कितना भी कर लो बॉटलनेक्स होंगे, पैसा कितना भी डाल दो, आप समझ गए ना, उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। बोतल में नेक ही डिसाइड करेगी कितना पानी बोतल से बाहर आएगा, बोतल की गर्दन, बोतल नेक या रास्ते का रोड़ा। चलिए, इंक्रीज फंडिंग वर्ब है इसकी, विल नॉट गारंटी, अनलेस के बाद में, अनटिल के बाद में और लेस्ट के बाद में आपको याद रखना है हमेशा कि वर्ब की, जो भी वर्ब यूज़ कर रहे हो उसको नॉट के बिना लगाना है। इनमें नॉट ऑलरेडी आ चुका है। अनलेस मतलब ऐसा, अगर ऐसा ना हो, अनटिल मतलब जब तक ऐसा ना हो, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो। ना हो तो ऑलरेडी आ चुका है ना, तो इनके बाद वाली वर्ब में कभी भी नॉट का इस्तेमाल ना किया जाए। कह रहा है टू ट्रूली ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ रिसर्च पावर हाउस द फोकस मस्ट शिफ्ट टू स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहा है जी सच में बदलने के लिए भारत को एक रिसर्च पावर हाउस में सारा फोकस हमारा शिफ्ट हो जाना चाहिए, मजबूत करने की तरफ, हमारे फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, बुनियादी देश के ढांचे को। कह रहे जी इंसेंटिवाइजिंग प्राइवेट इनोवेशन, सारा फोकस हमारा यहाँ भी जाना चाहिए कि हम इंसेंटिवाइज करें या बढ़ावा दें प्राइवेट में इनोवेशन को, प्राइवेट कंपनियों में रिसर्च को। और तीसरा काम, एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इंगेजमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स, इंश्योर करने में भी हमारे को फोकस होना चाहिए, शिफ्ट हमारा, कि इंश्योर ये करें, पक्का ये करें कि लंबे वक्त तक लगातार टिकाऊ बनी हुई इंगेजमेंट हो, बातचीत हो इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ। तो इन तीनों चीज़ों पे हमें अपने फोकस को शिफ्ट करना है। ढांचे को मजबूत करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्राइवेट कंपनियों में इनोवेशन को इंसेंटिवाइज करना है, और बड़े बड़े जो लीडर्स हैं हर फील्ड में उनको बुला करके उनसे इंगेज करना है। चलिए, फोकस की वर्ब है मस्ट शिफ्ट टू समवेयर, यानी किसी तरफ मुड़ जाना। ट्रांसफॉर्म करना यानी किसी चीज़ में बदलाव लाना, बड़ा बदलाव लाना। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। पढ़ने में आसान लगा होगा। अब जो आपने पढ़ा है और सीखा है इस क्विज पे अपने को अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, सेंट्रल थीम क्या है इस आर्टिकल की, एक सेंटेंस में इस आर्टिकल को कैसे समझाया जा सके। बहुत आसान क्वेश्चन है। सेंट्रल थीम यही थी कि R&D की फंडिंग को वेलकम करते हैं, लेकिन हमें बहुत स्केप्टिसिज्म है, डाउट है कि इससे कुछ होगा या नहीं होगा। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो हैं उससे लिमिट हो जाएगी इस फंडिंग का असर। बहुत सारे बुनियादी चैलेंजेस हमारे सामने हैं पैसे को ठीक से यूटिलाइज करने में। तो बी आंसर बनेगा फर्स्ट का। सेकंड पे आओ। कह रहे जी 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को जो आपने इन्फ्यूज किया है सरकार ने, उसका सबसे बड़ा रिस्क क्या है, इसके साथ कौन सा जोखिम जुड़ा हुआ है। जोखिम यही है, ये पैसा कहीं पानी में ना बह जाए, कोई ऐसा इंजीनियर ही ना हो हमारे पास जो इसको पैसा हम दे दें और उसको समझ ही ना है इसका करना क्या है ना। लैब ही ना हो उसके पास तो क्या करोगे पैसे का। इंडिया जो है लैक करता है फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस इन्वेस्टमेंट का पूरा लुत्फ उठाने के लिए, कैपिटलाइज ऑन करने के लिए, और यही सबसे बड़ा पोटेंशियल रिस्क है भारत के सामने। ठीक है, सेकंड में आंसर बनेगा डी। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही, आसान क्वेश्चन हैं। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन अपना R&D इसका कॉम्प्रिहेंशन का। कह रहा है जी इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन इस ऑथर के हिसाब से सही होगा, चारों में से कौन सा काम सरकार को कर लेना चाहिए एज पर दिस आर्टिकल।
देखिए, ना तो फोकस को शिफ्ट करना है R&D से दूर, गलत बात है, फोकस तो वहीं रहना चाहिए हमारा। सरकार को एक क्लियर रोड मैप बनाना है कि पार्टिसिपेशन कैसे करेगा प्राइवेट सेक्टर, और स्ट्रॉन्ग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएगी सरकार इन दोनों चीज़ों का। ठीक है, तो ये काम जो है ये सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है फॉर द गवर्नमेंट, थर्ड का सी। अब इजी क्वेश्चंस हैं। सडन होने वाले गेन को छप्पर फाड़ के जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? गॉड सेंड, गॉड स्पीड या गॉड सेकंड। कैपिटलाइज ऑन करना, इसका मीनिंग पूछा है। ये जो फर्स्ट आप देख रहे हो ना, ये एक ईडियम है, ये आज के टाइटल से जुड़ी हुई थी, शायद मैं आपको बताना भूल गया। कोई बात नहीं, इसको नेट पे सर्च करना, आपको याद भी रहेगी। नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको निकालना है। कल की क्लास को शुरू करूंगा इसी ईडियम से, होपफुली ये मैं आपको कल क्लास में आते ही करवा दूंगा। स्कैंड का आपसे एंटोनिम पूछा है, उल्टा पूछा है। ठीक है, टेंजिबल है, सब्सटेंशियल है या मीगर है। लास्ट में मिलेंगी एरर्स, और आज नहीं आपको मिलेगी 4 एरर्स। 4 एरर्स मिलेंगी लास्ट में। एक एरर इस वर्ड की वजह से, दूसरी एरर इस वर्ड के आसपास, तीसरी मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, और चौथी मिलेगी इसके आसपास। 5वीं भी है ना। चलो 5वीं मिलेगी अनटिल की वजह से। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए 4 से 12 तक, यानी 9 क्वेश्चंस के आउट ऑफ 12 कितने मार्क्स मिले मेरे आंसर से अपने चेक करो और बताना। मुलाकात लेंगे कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी लगी, अच्छी लगी? तो अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दिया करो, अपने मार्क्स भी लिखा करो अनटिल। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।